सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 13 के कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे बाकी थे जो कि मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिए थे। क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 13 तक आप लोगों के टेक्स्ट बुक भी मार्केट में आ चुके हैं। तो अगर आप आपके एक्सरसाइज खोल के देखोगे तो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 23 तक मैंने होमवर्क के लिए दिए थे। आप में से किसी का भी रिप्लाई उस ग्रुप में मुझे नहीं दिखा, तो मुझे लगता है कि आप लोगों में से किसी ने भी ये न्यूमेरिकल्स नहीं किए हैं। तो आज मैं इनको सॉल्व करके दे रहा हूँ, ध्यान से देखना और ये वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। उसके बाद कल से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 था, अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 12 है, if the effective current in a 50 cycle AC circuit is 5 ampere, what is the peak value of current and what is the current 1/600 second after if was 0। ठीक है, तो इफेक्टिव करंट हमको दिया है और उस सर्किट में जो फ्रीक्वेंसी है वो भी दी है। तो इफेक्टिव करंट जिसको हम आरएमएस करंट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं, क्या क्या गिवन है। गिवन फर्स्ट हमको दिया है इफेक्टिव करंट, दैट इज IRMS, और इसका वैल्यू है 5 एम्पियर। उसके बाद टाइम भी दिया है हमको T 1/600 सेकेंड। उसके बाद फ्रीक्वेंसी दिया है F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। I नॉट हमको निकालना है, पीक वैल्यू ऑफ करंट हमको निकालना है, एंड I हमको निकालना है, करंट निकालना है, इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है एट 1/600 सेकेंड। करंट आफ्टर 1/600 सेकेंड में वो करंट कितना होगा, इंस्टेंटेनियस करंट कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो कुछ नहीं है, सिंपल है। पीक वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकालते हैं उसका हमको फार्मूला पता है। तो I नॉट फार्मूला तो I नॉट इज इक्वल्स टू √2 IRMS, ठीक है। तो IRMS इज इक्वल्स टू I नॉट बाय √2 होता है, तो I नॉट इज इक्वल्स टू √2 IRMS होता है। तो I नॉट यहाँ से हमको मिल जाएगा, तो I नॉट इज इक्वल्स टू √2 IRMS का वैल्यू है 5 एंड देयरफॉर दिस इज इसका वैल्यू होता है √2 का वैल्यू होता है 1.414। अगर 1.414 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो आंसर आएगा वो 7.07 एम्पियर इतना आएगा, ठीक है। तो हमको पीक वैल्यू ऑफ करंट मिल गई 7.07 एम्पियर। उसके बाद हमको इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है आफ्टर 1/600 सेकेंड। तो करंट का फार्मूला हमको पता है, I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। और ओमेगा किसके बराबर होता है, I नॉट साइन ओमेगा इज व्हाट 2πf मल्टीप्लाई बाय टी। सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज, I नॉट आपके पास है, I नॉट इज व्हाट 7.07 साइन ऑफ 2π, फ्रीक्वेंसी आपको दी है 50 मल्टीप्लाई बाय टाइम 1/600, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये 100 और ये 6, दैट इज π/6, सो 7.07 साइन ऑफ π/6, और साइन ऑफ π/6 मीन्स व्हाट 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री, सॉरी 7.07 एंड साइन ऑफ 30 डिग्री, and sin of 30 degree is nothing but 1/2, and therefore 7.07 multiplied by 1/2, and this is equals to 3.535 एम्पियर, ठीक है। समझ में आया क्या किया। I नॉट की वैल्यू हमको पता है, I नॉट क्या होता है, फार्मूला √2 IRMS, सब्स्टिट्यूट वैल्यू IRMS हमको दिया है 5 एंड 7.07, √2 का वैल्यू आपको पता है। उसके बाद इंस्टेंटेनियस करंट हमको निकालना है, I इज इक्वल टू 100 साइन ओमेगा टी।
तो आई नॉट साइन ओमेगा का वैल्यू होता है 2πf टी, टी मीन्स व्हाट, टाइम हमको दिया है 1/600 सेकेंड। सब वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो जो इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू आता है वो 3.535 एम्पियर आता है। ठीक है, so next question number 13, a light bulb is rated 100 watt, ठीक है, for 220 volt AC supply of 50 hertz, calculate first resistance of the bulb और सेकंड हमको कैलकुलेट करना है द RMS करंट थ्रू द बल्ब। ठीक है, तो हमको वोल्टेज दिया है, वोल्टेज और पावर दिया है। ठीक है, तो वोल्टेज और पावर हमको गिवन है, रेजिस्टेंस उस बल्ब का निकालना है हमको और RMS करंट निकालना है उस बल्ब में। ठीक है, तो सबसे पहले वोल्टेज हमको दिया है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट और पावर उस बल्ब का दिया है 100 वाट, 100 वाट का पावर है उस बल्ब का। ठीक है, तो फर्स्ट हमको पता है पावर P इज इक्वल टू V²/R होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमको निकालना है तो R इज इक्वल टू कितना होगा, V²/P, V²/P। नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज, तो 220 multiplied by 220 divided by power is what, 100, and therefore this is equals to 484 ohm। ठीक है, रेजिस्टेंस हमको मिल गया 484 ohm। तो सेकंड क्या निकालना है, सेकंड हमको निकालना है IRMS। सो IRMS इज इक्वल्स टू VRMS डिवाइडेड बाय R होता है। रेजिस्टेंस हमारे पास है, VRMS का वैल्यू हमारे पास है, सब्स्टिट्यूट कर दूं तो 220 divided by 484 and this is equals to 0.45 एम्पियर। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है। पावर हमको दिया है और वोल्टेज हमको दिया है। पावर का फार्मूला हमको तो पता है, P इज इक्वल्स टू V²/R, R निकालना है, इधर लेके आओ, R इज इक्वल्स टू V²/P, सब्स्टिट्यूट करो और रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा 484 ओम। IRMS हमको पता है, VRMS डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होता है एंड अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो करंट का वैल्यू जो होता है वो 0.45 एम्पियर इतना आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 था, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है 15.0 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सोर्स, फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट। दोनों करंट निकालना है, RMS करंट और पीक करंट इन द सर्किट। इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड व्हाट विल बी हैपन टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट। ठीक है, तो ये सब तो निकालना है, लेकिन आपको ये भी बताना है कि अगर फ्रीक्वेंसी हम डबल करते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और करंट पर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो आपको पहले ये पूरा कैपेसिटिव सर्किट है। ठीक है, कोई कुछ भी नहीं है, कैपेसिटिव सर्किट है, तो रेजिस्टेंस भी XC दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा। ठीक है, तो पहले हमको XC निकालना पड़ेगा, उसके बाद IRMS निकालना पड़ेगा, पीक वैल्यू दैट इज I0 भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या है, तो गिवन है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो गिवन है कैपेसिटेंस हमको गिवन है C इज इक्वल्स टू 15 माइक्रोफैराड। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी माइक्रोफैराड मीन्स व्हाट, 15 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। और VRMS हमको दिया है कितना वोल्ट है, 220 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी हमको दिया है 50 हर्ट्ज। हमको क्या क्या निकालना है, टू फाइंड XC इज इक्वल्स टू व्हाट, IRMS इज इक्वल्स टू व्हाट, I0 इज इक्वल्स टू व्हाट। ये सब हमको निकालना है, तीनों की वैल्यू निकालनी। तो हमको पता है XC इज इक्वल्स टू 1/ωc के बराबर होता है, राइट। और ओमेगा किसके बराबर होता है, 2πf
So omega is equal to 2 pi f multiply by c, and therefore अगर वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर, तो 1/2 पाई का वैल्यू अगर हम लेते हैं 22/7 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी इज 50 एंड कैपेसिटेंस 15 into 10⁻⁻6. If we solve it, so xc is equals to, ये कितना होगा, ये कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7 into 10⁻⁷, 10⁻⁷, और नीचे में क्या रहेगा 22 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है। तो ये 100, 2 मल्टीप्लाई बाय 50, 100 मीन्स व्हाट, 10⁻⁻2, ठीक है, 10⁻2 एंड दिस 10⁻⁻6, तो ये ऊपर चला जाएगा, और 7 into 10⁻⁷ ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होगा आफ्टर कैलकुलेशन x इज इक्वल टू 212 ओम इतना आएगा, ठीक है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये कितना होगा, 212 ओम इतना होगा। उसके बाद RMS हमको निकालना है, RMS इज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाय Z होता है, और Z कितना है, Z मीन्स व्हाट, इम्पीडेंस, और क्योंकि ये सर्किट कैपेसिटिव सर्किट है, इसकी वजह से XC Z की जगह पर आएगा, तो हम लिख सकते हैं VRMS डिवाइडेड बाय XC। तो VRMS कितना है, 220 डिवाइडेड बाय XC हमने अभी निकाला 212, सो आफ्टर कैलकुलेशन दिस विल बिकम्स 1.04 एम्पियर, 1.04 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद I0 हमको निकालना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड I0, सो I0 इज इक्वल टू कितना होता है, √2 IRMS, ठीक है। तो √2 का वैल्यू 1.414 मल्टीप्लाई बाय RMS भी निकाला 1.04, एंड दिस इज इक्वल टू 1.47 एम्पियर, ठीक है। तो ये I0 पीक वैल्यू कितना है, 1.47 एम्पियर। उसके बाद हमको इसने पूछा है कि अगर फ्रीक्वेंसी हम डबल करते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और करंट पर क्या इफेक्ट होता है, तो देखते हैं। तो XC किस पर डिपेंड होता है, हमको पता है, XC मीन्स व्हाट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। The capacitive reactance means what, the resistance offered by the capacitors। तो हमको पता है कि XC is inversely proportional to frequency होता है, ठीक है। अगर ये XC inversely proportional to frequency है, तो करंट भी I is also inversely proportional to XC होता है, करंट भी inversely proportional होता है, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी हम डबल करते हैं तो F इज इक्वल टू 2F करते हैं, तो XC कितना हो जाएगा, XC कितना हो जाएगा, XC/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। और करंट जो होगा, करंट डबल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कैपेसिटेंस अगर हाफ हो गया, कैपेसिटेंस अगर हाफ हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो करंट डबल हो जाएगा यहाँ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, एन AC circuit consists of only an inductor of inductance 2 Henry. If the current is represented by a sine wave of amplitude 0.25 ampere and frequency 60 Hz, calculate the effective potential difference across the inductor। पाई का वैल्यू हमको लेना है 3.142। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो क्या क्या दिया है पहले देखते हैं। L हमको दिया है, दैट इज इंडक्टेंस हमको दिया है, इंडक्टेंस L इज इक्वल टू 2 हेनरी, और क्या दिया है, पीक वैल्यू I0 इज इक्वल टू 0.25, फ्रीक्वेंसी हमको दिया है 60 हर्ट्ज,
हमको क्या निकालना है, वी एल, क्या पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर। तो पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर कितना होगा, तो वी एल इज इक्वल टू आई आर एम एस मल्टीप्लाई बाय एक्स एल। तो जो पोटेंशियल होता है, ये जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस हमको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है। तो वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर एम एस करंट मल्टीप्लाई बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। और एक्स एल किसके बराबर होता है, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल के बराबर होता है, और 2 पाई एफ ये एल के बराबर होगा। अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2 पाई, फ्रीक्वेंसी है 60 और इंडक्टेंस एल है 2, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वी एल इज इक्वल टू आई आर एम एस किसके बराबर होता है, आई नॉट बाय √2 के बराबर होता है। आई आर एम एस किसके बराबर होता है, आई नॉट बाय √2। और एक्सएल का वैल्यू कितना है, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 2। If you solve it, तो VL is equals to 133.032 वोल्ट इतना आएगा, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल है अक्रॉस इंडक्टर वो 133.32 वोल्ट इतना आएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखते क्या दिया है। अल्टरनेटिंग ईएमएफ E is equals to 220 sin 100 pi t is applied to a circuit containing an inductance of 1 by pi Henry. Write the equation of instantaneous current through the circuit. What will be the reading of AC galvanometer connected in the circuit? ठीक है। तो इसमें हमको करंट का इक्वेशन भी दिया है, I is equals to 2.2 sin 100 pi t minus pi by 2, ठीक है। तो देखते हैं क्या आएगा। तो इक्वेशन ऑफ करंट जो आएगा हमारा, तो गिवन हम सबसे पहले लिखेंगे, गिवन हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ करंट इज इक्वल्स टू व्हाट, आई आर एम एस भी निकालना है, और रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर ये निकालना है, ठीक है। ई का इक्वेशन हमको दिया है ईएमएफ का, तो 220 साइन ऑफ 100 पाई टी के बराबर, और हमको पता है जनरल इक्वेशन ई का ईएमएफ का इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो ई नॉट का हमको वैल्यू मिलता है, ई नॉट इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट। ओमेगा का वैल्यू हमको मिलता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 100 पाई। तो यहाँ पर ये अगर सर्किट इंडक्टिव सर्किट है, ठीक है, तो आई जो होगा, आई विल लैग V बाय 90 डिग्री, हमको पता है, ठीक है। आई पीछे चलेगा वोल्टेज से 90 डिग्री का, ठीक है। तो इससे हम इक्वेशन निकाल सकते हैं करंट का। तो करंट का इक्वेशन जो होगा वो हमको पता है कि I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर आई नॉट का वैल्यू हमको मिल जाएगा, आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय जेड होता है, ई नॉट बाय जेड। तो ये आई नॉट का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो अगर ये सर्किट प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, अगर यहाँ पर इंडक्टेंस लगा है तो ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट होगा। तो इंडक्टिव सर्किट में ये जो इंडक्टेंस होगा वो इंडक्टिव रिएक्टेंस ही होगा, ठीक है। तो सर्किट इज ओनली इंडक्टिव एंड देयरफॉर Z इज इक्वल्स टू XL, और XL किसके बराबर होता है, ओमेगा L के बराबर होता है। अगर यहाँ पर हम XL की वैल्यू निकालें तो ओमेगा का वैल्यू हमको मिला है
यहाँ से 100 पाई, और L हमको दिया है इंडक्टेंस 1/पाई, ठीक है। तो ये पाई पाई गेट कैंसिल, तो XL का वैल्यू कितना आया 100, XL का वैल्यू कितना है 100, ठीक है। और यहाँ से हम I0 का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो I0 इज इक्वल्स टू E0 कितना है 220 डिवाइडेड बाय Z का वैल्यू दैट इज XL का वैल्यू 100, सो दिस इज इक्वल्स टू 2.2 एम्पियर। तो I0 हमको मिल गया 2.2 एम्पियर। अभी हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ करंट, ठीक है। I0 हमको मिल गया, इक्वेशन ऑफ करंट हमको निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ करंट क्या होगा, सो इक्वेशन ऑफ करंट, इक्वेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू कितना होगा, I0 का वैल्यू कितना है, इस इक्वेशन में हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो I0 का वैल्यू है 2.2, साइन ऑफ ओमेगा का वैल्यू है 100 पाई माइनस 100 पाई माइनस पाई बाय 2, 100 पाई t माइनस पाई बाय 2, ठीक है। तो ये होगा इक्वेशन ऑफ करंट। I इज इक्वल्स टू 2.2 साइन ऑफ 100 पाई t माइनस पाई बाय 2। अभी हमको RMS करंट हमको निकालना। तो RMS करंट निकालने के लिए हमको पता है इक्वेशन, RMS करंट का इक्वेशन, तो I RMS इज इक्वल्स टू I0 बाय √2, और I0 अभी भी हमने निकाला था दैट इज 2.2 डिवाइडेड बाय √2, दिस इज इक्वल्स टू, इसको अगर हम इस तरीके से लिखे 1.1 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय √2, तो 2 बाय √2 कितना होगा √2, सो 1.1 मल्टीप्लाई बाय √2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1.555 एम्पियर, ठीक है। तो समझ में आया क्या क्या निकालना था। तो इक्वेशन ऑफ करंट हमको निकालना था, RMS करंट निकालना था, और उसके बाद रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो ये जो RMS करंट है वो 1.555 एम्पियर इतना आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं क्या दिया है। 25 माइक्रो फैराड कैपेसिटर, 0.10 हेनरी इंडक्टर एंड 25 ohm resistor are connected in series with an AC source whose EMF is given by E is equals to 310 sine of 314 t volt. What is the frequency, reactance, impedance, current and phase angle of the circuit? ठीक है, बहुत सारे हमको क्वांटिटीज निकालना है। सिंपल है, कुछ नहीं है। यहाँ पर हमको इक्वेशन ऑफ EMF का इक्वेशन हमको दिया है। सबसे पहले G1 लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। G1 E इज इक्वल्स टू हमको दिया है 310 साइन ऑफ 314 t। तो इसको अगर हम हमारे इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो E इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा t के बराबर होता है, ठीक है। और E इज इक्वल्स टू E0 साइन ऑफ ओमेगा किसके बराबर 2 पाई f t के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा जो होगा, ओमेगा हमको दिया है, ठीक है। फर्स्ट 2 पाई f इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, और 314 के बराबर होगा, ठीक है। अगर इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करते हैं तो ये जो होता है वो E0 साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा की जगह पर 314, तो हमको 2 पाई f इज इक्वल्स टू 314 मिल जाएगा। तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं इजीली। तो f इज इक्वल्स टू 314 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, ठीक है, पाई का वैल्यू। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होगा, इसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 100, तो 100 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो फर्स्ट हमको मिल गई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। उसके बाद हमको कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना है, तो सेकंड XC हम निकालते हैं। तो XC का फार्मूला क्या होगा,
एक्स इज इक्वल टू 1/ωc होता है, और ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 2πfc होता है। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 7 और मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 25 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो कैपेसिटेंस जो है 25 माइक्रोफैरड दिया था उसने। ठीक है, तो 25 इंटू 10⁻⁻6। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा 7 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय, इसको अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो 25 5 1250 इंटू 10⁻⁻6 एंड दिस इज इक्वल्स टू, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 127.3 ओम इतना आएगा। ठीक है, तो एक्स हमको मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट हमको निकालना है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो एक्सएल इज इक्वल्स टू होता है 2πf एल के बराबर होता है, और सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7, एफ इज व्हाट 50 डिवाइडेड बाय इंडक्टेंस इज व्हाट 0.1, सो दिस इज इक्वल्स टू 31.4 ओम। और नेट जो होगा, नेट कितना होगा, नेट एक्सी माइनस एक्सएल के बराबर होता है, क्योंकि हमको पता है कि ये जो z होता है z इज इक्वल टू √r² एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर होता है। तो एक्सी माइनस एक्सएल हमको निकालना पड़ेगा। तो एक्सी माइनस एक्सएल कितना होगा, तो एक्सी आया था हमारा 127.3 माइनस 31.4 एंड दिस इज इक्वल्स टू 95.5 ओम। ठीक है, इनका जो डिफरेंस होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका डिफरेंस आएगा 95.5 ओम। ठीक है, इसके बाद हमको इंडक्टेंस निकालना, इम्पीडेंस निकालना है, और इम्पीडेंस का फार्मूला हमको पता है Z, तो Z इज इक्वल्स टू कितना होगा, सो Z इज इक्वल्स टू √ होता है r² प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। अभी हमने निकाला एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर, तो Z इज इक्वल्स टू r इज व्हाट 25 स्क्वायर प्लस 95.5 होल स्क्वायर। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, Z इज इक्वल्स टू √25 का स्क्वायर कितना होता है 625 प्लस 95 का स्क्वायर होता है 9196.81। इनके एडिशन करते हैं तो एडिशन इसकी आएगी 9821.81, और इसका अगर हमने अंडर रूट लिया तो ये होगा 99.1 ओम। ठीक है, तो Z का वैल्यू हमको मिल गया 99.1 ओम। उसके बाद हमको निकालना है पीक वैल्यू ऑफ करंट I0। तो I0 इज इक्वल्स टू E0 बाय Z होता है, और E0 का वैल्यू हमको पता है 31099.1 दिस इज इक्वल्स टू 2.21 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद हमको निकालना है एंगल, फेज एंगल। तो फेज एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, तो tan इनवर्स एक्सी कितना है, एक्सी का वैल्यू क्या होता है 1/ωc माइनस L ओमेगा डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, now substitute the values, तो tan inverse 1 capacitance 25 into 10⁻⁻6 multiply by omega 314 minus 0.1 multiply by 314, omega का वैल्यू 314 और डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, ये इसको हम सॉल्व करते हैं तो tan इनवर्स का वैल्यू आ जाता है, tan इनवर्स ये होता है 75.4 डिग्री, और 75 इनवर्स ऑफ 75.4 डिग्री एंड दिस इज इक्वल्स टू 1.31 रेडियन। ठीक है, तो
तो फाई का वैल्यू आ गया 1.31 रेड लाइन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। Question number 18. A capacitor of 100 microfarad, a coil of resistance 50 ohm and a inductance 0.5 Henry are connected in series with a 110 volt and 50 hertz source. Calculate the RMS value of current in the circuit. ठीक है, RMS वैल्यू हमको निकालना है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो देखते हैं किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये पूरा एक LCR सर्किट है और LCR सर्किट में हमको पता है कि Z का वैल्यू क्या होता है। Z इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। तो पहले XL निकालते हैं। XL इज इक्वल्स टू ओमेगा L एंड इज इक्वल्स टू 2 पाई FL के बराबर होगा ये। और इसका वैल्यू जो होगा वो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी इज 50 और इंडक्टेंस कितना है 0.5 and this is equals to 50 pi ohm। ठीक है, तो XL हमको मिल गया। उसके बाद XC हम निकालते हैं 1 by omega C and this is equals to 1 by 100 pi multiply by 100 multiply by 10 raised to power minus 6 and this is equals to, अगर ये ऊपर जाएगा तो 10 raised to power 2 and this is 100 divided by pi। ठीक है, तो यहाँ से हमको XC माइनस XL करना पड़ेगा। तो 100 डिवाइडेड बाय पाई माइनस 50 पाई। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो होगा वो 31, इसका वैल्यू होगा 31.84। इसको अगर सिंप्लीफाई करें पाई का वैल्यू रख के 31.84 माइनस 157 एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस 125.16 ओम। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस आया दोनों का माइनस 125.16 ओम इतना है। ठीक है, उसके बाद इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं Z में, ठीक है, तो इसको हमने Z में सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पर इसका वैल्यू आ जाएगा। सो Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R का वैल्यू 50 स्क्वायर प्लस ये भी जो आया था माइनस 125.16 whole square। So Z is equals to 15 square is 2500 प्लस इसका जो स्क्वायर होगा 15665.02। ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें इसका जो वैल्यू आएगा आफ्टर एंड सॉल्विंग अंडर रूट 134.77 ओम। ठीक है, तो Z का वैल्यू जो इम्पीडेंस का वैल्यू आएगा 134.77। उसके बाद RMS, तो RMS is equals to ERMS divided by Z। ठीक है, तो ERMS हमारा है 110 divided by Z है 134.77। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट बिकम्स 0.816 एम्पियर। ठीक है, तो RMS का वैल्यू जो आएगा वो 0.816 एम्पियर इतना आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर which when put in the series with 100 ohm resistor make the power factor equal to 0.5। assume 20 volt 100 hertz AC supply। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। क्या क्या गिवन है, तो गिवन है R रेजिस्टेंस हमको दिया है R इज इक्वल्स टू 10 ओम। क्वेश्चन नंबर 19 R इज इक्वल्स टू 10 ओम। उसके बाद cos ऑफ phi इज इक्वल्स टू 0.5। ERMS इज इक्वल्स टू 80 वोल्ट। F इज इक्वल्स टू 100 हर्ट्ज। हमको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो हमको पता है ये जो cos phi जो होता है वो R बाय Z के बराबर होता है एंड यहाँ से अगर हम Z निकालते हैं Z इज इक्वल्स टू R बाय cos phi के बराबर होगा। ठीक है,
तो r कितना है 10 डिवाइडेड बाय cos phi 0.5 एंड इज इक्वल्स टू 20 ओम। ठीक, तो z का वैल्यू हो गया 20 ओम। उसके बाद z इज इक्वल्स टू हमको पता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर एक्सएल इज इक्वल्स टू 0 है तो z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इसको स्क्वायर करते हैं तो z स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर हो जाएगा। हमको क्या निकालना है एक्सी, तो एक्सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एक्सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू z स्क्वायर इज व्हाट 20 स्क्वायर माइनस आर इज व्हाट 10 स्क्वायर। तो ये होगा 400 माइनस 100 दिस इज इक्वल्स टू 300। ठीक है, तो एक्सी का वैल्यू आएगा एक्सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 300 एंड देयरफॉर एक्सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 300। तो अंडर रूट ऑफ 300 इज नथिंग बट 10 रूट 3 ओम। ठीक है, तो एक्सी कितना आएगा 10 रूट 3 ओम। उसके बाद हमको कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस के लिए एक्सी हमको पता है एक्सी किसके बराबर होता है 1 बाय ओमेगा सी के बराबर होता है। तो एक्सी इज इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा सी। यहाँ से हमको कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला हो जाएगा सी इज इक्वल्स टू 1 बाय एक्सी ओमेगा एंड देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ मल्टीप्लाई बाय एक्सी का भी अभी हमने निकाला था 10 रूट 3। Substitute all values, so 2 multiplied by 3.14 multiplied frequency is 100 multiplied by 10 root 3. So after simplification this will become C is equals to 92 microfarad and in farad 9.2 into 10 raised to power minus 5 farad. ठीक है, तो कैपेसिटेंस हमारा आएगा 9.2 into 10 raised to power minus 5 farad. Next question number 20. Question number 20. So find the time required for 50 Hz alternating current to change its value from 0 to the RMS value. ठीक है, तो टाइम निकालना है। जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमको दी है 50 हर्ट्ज। इसको हमको 0 से RMS वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमको कितना टाइम लगेगा वो हमको निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 गिवन क्या है हमको, हमारे पास करंट का वैल्यू जो होता है वो I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर होता है। हमारे पास IRMS इज इक्वल्स टू आई नॉट बाय रूट 2 के बराबर होता है। ये फॉर्मूले हमारे पास है। तो यहाँ पर हम आई नॉट बाय रूट 2 इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आई नॉट दोनों कैंसिल हो जाएंगे और साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2 ये हमको मिल जाएगा। ठीक है, और साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट 2 इज इक्वल्स टू कितना होता है 5/4 होता है एंड देयरफॉर यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट 2 कितना होगा 5/4। तो यहाँ पर बचेगा क्या, तो ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 5/4 बचेगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 कितना होता है 5/4, तो ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 5/4 आ जाएगा। तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं। तो टी इज इक्वल्स टू 5 ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 4 and therefore pi by 4 multiplied by omega is what 100 pi and this is equals to pi get cancel, this is equals to 1 by 400। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 by 400 को, तो t is equals to 1 by 4 into 10 raised to power minus 2 and this is equals to 1 by 4 means what 0.25 into 10 raised to power minus 2 and
अगर इसको फिर से सिंप्लीफाई किए तो t इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड। तो हमारे फेसबुक में हमको ये आंसर दिया है 2.5 सॉरी t इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड। अगर इसको मिली सेकेंड में भी कर सकते हैं हम तो 2.5 मिली सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। Question number 21. Calculate the value of capacity in picofarad, which will make 101.4 microhenry inductance to oscillate with frequency of 1 megahertz. ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटी इन पिकोफैरड। कैपेसिटी हमको निकालना है इन पिकोफैरड which will makes 101.4 माइक्रो हेनरी इंडक्टेंस। ठीक है, तो इसका जो इंडक्टेंस है 101.4 टू ऑसिलेट विद द फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, इसको 1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने के लिए इसको जो इंडक्टेंस लगता है वो 1.1.0 इतना। तो उसकी वो कैपेसिटी हमको पूछ रहा है, वो कैपेसिटी कितनी होगी पिकोफैरड में। ठीक है, तो इंडक्टेंस हमको दिया है गिवन 21, गिवन हमको है L। इंडक्टेंस हम L से डिनोट करते हैं और L का वैल्यू इज 101.4 इंटू 10⁻⁻6 हेनरी। F हमको दिया है F इज इक्वल टू 10⁻6 हर्ट्ज। तो C हमको निकालना है। सो F इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हमको पता है 2π√LC के बराबर होता है, ये जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। अगर इसको हमने सिंप्लीफाई किया, स्क्वायर किया दोनों तरफ से, तो f² इज इक्वल टू 1/4π² हो जाएगा। c हमको निकालना है तो c इज इक्वल टू 1/4π² हो जाएगा। सब्सटीट्यूट करो यहाँ पर वैल्यू, तो 1/4 पाई का वैल्यू 22.7 होल स्क्वायर, इंडक्टेंस का वैल्यू 10⁻6 हर्ट्ज और f का वैल्यू होगा 101.4। इंडक्टेंस का वैल्यू 101.4। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो c का जो वैल्यू आएगा वो 2.496 इंटू 10⁻10 फैराड आएगा। और इसको अगर हम पिको फैराड में करें तो ये 249.6 पिको फैराड। ठीक है, 249.6 ये पिको फैराड में आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। A 10 microfarad capacitor is charged to a 25 volt of potential. The battery is disconnected and a pure 100 millihenry coil is connected across the capacitor so that LC oscillation are set up. Calculate the maximum current in the coil. ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये कि हमारे पास एक 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर जो है उसको चार्ज करने के लिए 25 वोल्ट का पोटेंशियल लगता है। द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। अगर हमने बैटरी डिस्कनेक्ट की और उस कैपेसिटर की जगह पर हमने 100 मिली हेनरी का जो इंडक्टेंस हमने अगर लगा लिया, ठीक है, अक्रॉस द कैपेसिटर, सो दैट LC ऑसिलेटर आर सेटअप। तो उसमें क्या हो जाएगा, LC ऑसिलेटर ये सेटअप हो जाएगा। तो उस समय हमको उस सर्किट में करंट हमको निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो सर क्वेश्चन नंबर 22, कैपेसिटेंस हमने कनेक्ट किया जिसकी एनर्जी हमको पता है, कैपेसिटर की एनर्जी होती है U इज इक्वल टू 1/c²। ठीक है, और यहाँ पर अगर इसको हमने एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया, इंडक्टर, और यहाँ से हमारा करंट I0 चला जाएगा। तो इंडक्टर में जो इसका एनर्जी होगा वो भी 1/2L I0² के बराबर होगा। और यहाँ पर
कैपेसिटेंस में जो एनर्जी स्टोर होगी वो 1/2 CV² के बराबर होगी। अगर इन दोनों को ये दोनों अगर इक्विलिब्रियम में हो गए तो एट इक्विलिब्रियम ये दोनों की एनर्जी सेम होगी। तो हम लिख सकते हैं तो 1/2 Li0 इज इक्वल्स टू 1/2 कैपेसिटेंस है 10⁻⁻5 एंड वोल्टेज है 25 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये हाफ ऑफ कैंसल्ड हो जाएगा और I0 का जो वैल्यू होगा तो I0 इज इक्वल्स टू ये 25 इंटू अंडर रूट ऑफ 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻2। तो I0 इज इक्वल्स टू इसको अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा 0.35 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 लगभग सेम ही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है। 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज विद 50 वोल्ट सोर्स सप्लाई, देन सोर्स सप्लाई इज रिमूव्ड एंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द इंडक्टर, एज अ रिजल्ट ऑफ विच 5 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द इंडक्टेंस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। ठीक है, इंडक्टेंस का वैल्यू हमको निकालना है। क्या बोल रहा है कि 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है हमारे पास, 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, C is equals to 23 given, capacitance C is equals to 100 microfarad, and this is equals to 100 into 10⁻⁻6 farad। तो क्या है कोई 50 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, वोल्टेज हमको दिया V is equals to 50 वोल्ट और करंट जो दिया है हमको I0 का वैल्यू जो है I0 इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर, पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, तो देखते क्या होगा। हमारे पास एक कैपेसिटर था, इस कैपेसिटर को हमने इंडक्टर के साथ लगा दिया। ठीक है, पहले ये कैपेसिटर था, इस कैपेसिटर में जो एनर्जी थी वो U इज इक्वल्स टू 1/2 CV² के बराबर थी। अभी क्या किया हमने, इसको हटा के, कैपेसिटर को हटा के यहाँ पर एक इंडक्टर लगा दिया, कैपेसिटर की जगह पर इंडक्टर लगा दिया। तो यहाँ पर जो सर्किट में एनर्जी थी, इसके पास जो एनर्जी थी वो एनर्जी इसके पास आ जाएगी। ठीक है, यही वही एनर्जी इसके पास आ जाएगी। तो इसकी एनर्जी कितनी होती है, U इज इक्वल्स टू हाफ Li0² के बराबर। तो जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज था तो उसने अगर उसको हमने निकाला और इंडक्टर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट लगा दिया सर्किट में, तो वही एनर्जी, वो कैपेसिटर की एनर्जी इसके पास आ जाएगी। तो दोनों की एनर्जी इक्वल होगी एट इक्विलिब्रियम। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाफ Li0² इज इक्वल्स टू हाफ CV²। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है यहाँ पर। तो L का वैल्यू जो होगा वो L इज इक्वल्स टू, ये हाफ ऑफ कैंसिल हो जाएगा। तो L का वैल्यू जो होगा वो CV² डिवाइडेड बाय I0² के बराबर होगा। सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, तो C का वैल्यू है 100 इंटू 10⁻⁻6, वोल्टेज है 50, दैट इज 50 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय I0 5 इज 25। ठीक है, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो L का जो वैल्यू होगा 0.01 हेनरी इतना आएगा। ठीक है, तो कुछ डाउट होगा तो आप लोग वीडियो देख लेना और वीडियो के बाद ग्रुप में कमेंट कर लेना। ठीक है, तो सभी न्यूमेरिकल्स हमारे 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक सभी न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करके दिए, वो आप लोग देख लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, कल से हम हमारा फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लास सिलेबस का, हमारे 12th के सिलेबस का फर्स्ट लेक्चर। तो
पढ़ाई करो और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।